बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपके पास किसी यूरोपीय मुल्क का, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास यूरोपीय मुल्क का लॉन्ग टर्म रेजिडेंट परमिट हो जो 5 साल के बाद मिलता है, तो आप उस पेपर के साथ, लॉन्ग टर्म रेजिडेंट परमिट के साथ आप स्वीडन में शिफ्ट हो सकते हैं। आप काम कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं या आप रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब ये अप्लाई आप किस तरह कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास जो बेसिक चीज़ें होने की ज़रूरत है वो ये है कि आपके पास पासपोर्ट हो, आपके पास लॉन्ग टर्म रेजिडेंट परमिट हो और आपके पास जॉब, बिजनेस, स्टडी या रिटायर होने का प्रूफ मौजूद हो। अब अगर आप स्वीडन आते हैं, आप आ सकते हैं, आप अपना बिजनेस सेटल करने की कोशिश कर सकते हैं, आप अपनी जॉब तलाश करने की कोशिश कर सकते हैं या आप रिटायर्ड ज़िंदगी गुजारने के लिए या आप स्टडी के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। जब आपके पास ये इनमें से कोई एक चीज़ हो जाए तो आप पेपरों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको पेपरों के रिज़ल्ट की हाँ या ना की ज़रूरत नहीं होती। आप अपना काम जारी रख सकते हैं, आप अपनी स्टडी जारी रख सकते हैं। पेपरों का डिसीजन जब तक नहीं आता तब तक आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसके ख़िलाफ़, अगर नेगेटिव में डिसीजन आता है तो आप उसके ख़िलाफ़ अपील भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सारे लवाजमात पूरे हों तो नेगेटिव का डिसीजन आने का चांसेस बहुत कम है। अब अगर आपने जॉब के लिए मैं पहले ये बताना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स जो हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है को जब अप्लाई करते हैं तो उनको लिए स्पेशल किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती कि वो काम ना कर सके या कर सके। अगर आप स्टूडेंट्स हैं स्वीडन में तो आप काम भी कर सकते हैं, आपको किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पे एक फॉर्म है 136011, इस फॉर्म को फिल करना है और इसको स्वीडिश के इमिग्रेशन ऑफिस को भेजना है या ख़ुद आप जाके वहाँ पे बाई हैंड जमा करवा सकते हैं। इसके लिए आपको 1500 स्वीडिश क्राउन की फ़ीस देनी होगी जो एडल्ट आदमी है। अगर उसके साथ बच्चे हैं जो 18 साल से कम है उनके लिए फ़ीस 750 क्राउन है। 18 साल से ऊपर सब के लिए 1500 क्राउन है। 18 साल से नीचे वालों के लिए 750 क्राउन आपने फ़ीस देनी है। अगर आपके पास ये पेपर मिल जाते हैं और आप स्वीडन में रह रहे हैं, जब आप एक्सटेंड करवाते हैं इन पेपरों को तो सेम फ़ीस आपने पे करनी है। ये फ़ीस अगर आपके खुदा न खास्ता पेपर रिजेक्ट हो गए तो आपको फ़ीस वापस नहीं मिलेगी, लेकिन दूसरे केसेस में अगर आपने पेपर को अमेंड्स करवाना है या आपने गलत नाम से, वो आपको रिफ़ंड हो सकती है। आप उनको कह सकते हैं इस चीज़ का। इस चीज़ में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको ज़रूरत है, इसमें पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी का होना ज़रूरी है। आपका जो लॉन्ग टर्म रेजिडेंट परमिट है उसकी फ़ोटोकॉपी का होना ज़रूरी है। पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी में मतलब बता दूँ, जो इंपॉर्टेंट सफ़े हैं जहाँ पे आपकी तमाम तफसीलात मौजूद हैं वो होने चाहिए। हर पेज के सफ़े की कापी लाजमी नहीं है इसमें। अब लॉन्ग टर्म रेजिडेंट परमिट को होना ज़रूरी है। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। उसके साथ जो चीज़ें आप लगाते हैं वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। अगर आप जॉब करने के लिए आ रहे हैं तो पासपोर्ट रेजिडेंट परमिट के अलावा आपके पास जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होना लाजमी है। आप ये इस तरह अप्लाई नहीं कर सकते कि मैं जॉब ढूंढूंगा, जॉब मिल जाएगी, आप आके जॉब तलाश करें, जॉब मिल जाए उसके बाद आप पेपर अप्लाई करें। उसके बाद भी टाइम नहीं है कि आपने इतने अरसे के अंदर अंदर करना है। आप जब आपका दिल करे आप अप्लाई कर दें। जॉब कॉन्ट्रैक्ट का होना मस्ट है। अगर इस दौरान में आपको कुछ सैलरी मिल गई है तो उस तनख्वाह की जो स्लिप है वो भी आपने साथ लगा के जमा करानी है ताकि उनको मालूम हो कि इसकी सैलरी कितनी आ रही है। अदरवाइज जॉब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सैलरी का तयन होता है। और इसके अलावा टैक्स ऑफिस से एक एम्प्लॉयर डिक्लेरेशन आपने लेनी है, या आप अपने जो आपको जॉब दे रहा है उसको आप बोलें कि वो टैक्स ऑफिस से आपको एम्प्लॉयर डिक्लेरेशन वो दे दे। अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि कौन सा ये आपको डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए आपको। ये तो जॉब वालों के लिए था। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं यहाँ पर आके तो यहाँ पे आपको एक महकमा जो कि कंपनी खोलने के काम आता है उसको बुलागस वर्कत कहते हैं। वहाँ से आपने F-स्कात लेना है। इसका इंग्लिश में F टैक्सेस जिसको आप बोल सकते हैं। उसके बाद आपने जो टैक्सेस पे किए हैं उस बिज़नेस में काम के दौरान वो आपने टैक्सेस की सारी शो करनी है कि आपने ये टैक्स पे की, जिसमें आप वैल्यू एडेड टैक्स जो होते हैं वाट जिसको बोलते हैं, इटली में उसको ईवा कहते हैं, स्वीडन में उसको मॉम्स कहते हैं, वो आपने बताना है।
उसके बाद आपने प्रूफ देना है कि आप बिज़नेस को रन कर रहे हैं। प्रूफ उसमें यह है कि आप डेली की इनकम, मंथली इनकम, 6 महीने की इनकम, या आप किसी होलसेल वाले जब कोई चीज़ लेते हैं तो उसके साथ जो रसीदें आती हैं उन रसीदों की कापियाँ हो, ताकि उस पर पता लगे आपने कितना टैक्स पे किया है और कितना आपने, या उसके अलावा आपने जो, अगर आप फॉर एग्जांपल एक शॉप बनाते हैं, शॉप का ज़ाहिर बात है आपने एक रेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो रेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी आपको साथ लगाना होगा, ताकि उससे पता चल सके कि आप वाकई बिज़नेस कर सकते हैं, कर रहे हैं, आपने एक नया बिज़नेस ओपन किया हुआ है। लेकिन अगर आपने बिज़नेस ख़रीदा है, वो ऑलरेडी चल रहा है, तो उसका ट्रांसफ़र एग्रीमेंट आपको दिखाना लाजमी है, और उसकी एनुअल टैक्स रिपोर्ट, अगर वो बिज़नेस 1 साल से ऊपर चल रहा है तो उसका एनुअल टैक्स रिपोर्ट आपको दिखाने लाजमी चाहिए। तो इसमें मैं ये मशवरा दूंगा इसमें कि जब आप चलता हुआ बिज़नेस ख़रीदें तो वो बिज़नेस ख़रीदें जिसका प्रॉफिट इतना हो ताकि वो स्वीडिश इमिग्रेशन वाले मान सकें कि वाकई ये बिज़नेस इतनी वैल्यू का है कि इस पर आपके पेपर आपको मिल सकते हैं, बजाय इसके कि आप एक बिज़नेस ख़रीदो जो खसारे में चल रहा हो और उसमें आपके लिए प्रॉब्लम हो और पेपर मिलने में आपको टाइम बहुत लंबा अरसा आपको लग जाएगा उसमें जाके। अब जो तीसरी चीज़ है जॉब और बिज़नेस के अलावा, जो मैं जैसे मैंने पहले बताया कि आप स्टडी करने भी स्वीडन में आ सकते हैं। अब स्टडी करने के लिए आप ये नहीं कह सकते कि जी कि मैं स्वीडिश ज़बान सीख रहा हूँ, स्वीडिश ज़बान सीखने के लिए वो आपके पेपर आपको तब्दील करके नहीं देंगे। आप बाकी किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला ले लें, आपके पेपर आपको वो स्वीडन में मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको सोशल सिक्योरिटी का कवर होना लाजमी है। जिस मुल्क से आ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इटली, स्पेन, यूनान, किसी मुल्क से रह के आ रहा है, तो वहाँ पे उसको सोशल सिक्योरिटी के जो कार्ड मिलते हैं वो होने मस्ट होना चाहिए, ताकि यहाँ पे अगर आपको खुदा न खास्ता कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाए तो स्वीडन की गवर्नमेंट वाले उस मुल्क से वो वाले पेमेंट ले सकें उस चीज़ की। अगर वो आपके पास नहीं है तो आपको प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस करवाना यहाँ पे लाजमी होगा। उसके अलावा आप बता सकें कि आपके पास फंड्स के अंदर आपके पास सफिशेंट मौजूद हैं जो आपके खर्चात के लिए काम आ रहे हैं, और ये आपने शो करना है इस चीज़ में। लेकिन अगर आप रिटायर्ड हैं और आप स्वीडन में आके रिटायरमेंट का अरसा गुजारा रहते हैं, जो कि मेरे ख्याल में कोई भी नहीं करता, इतनी सर्दी होती है यहाँ पे, लेकिन फिर भी तफसील उसकी है कि आपके पास फंड्स होने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होने चाहिए, पेंशन की स्टेटमेंट होनी चाहिए कि आपको कितनी पेंशन मिल रही है, और जिस मकान में आप जाके रह रहे हैं उस मकान के अखराजात होना चाहिए। अब जो इसमें सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है वो ये वाली है कि आपकी सैलरी अगर है तो वो कितनी होनी चाहिए, ताकि आपके स्वीडन में पेपर तब्दील हो जाए। तो कम से कम 13,000 स्वीडिश क्राउन पर मंथ बिफोर टैक्स, आई मीन टैक्स ना कटे हो उसमें से, ये सैलरी होनी चाहिए। अब उसमें फिर बीवी बच्चों की सब की होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में तफसील के साथ बताता हूँ कि अगर आपके बीवी बच्चे हैं तो आपके साथ कितनी कितनी सैलरी होनी चाहिए ताकि आपको पेपर इजीली मिल सके। जो सबसे कीमती बात है वो ये है कि आप पहली दफ़ा पेपर इतने कंप्लीट जमा करवाएं कि उनके पास कोई जवाज़ ना हो कि वो आपके पेपर को डिले करें। पेपर कंप्लीट जमा करवाएंगे, जल्दी काम होगा। इनकम्प्लीट पेपर होंगे वो आपसे मांगेंगे तो वो फाइलें लंबे अरसे के लिए पड़ी रहेंगी वहाँ पे। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, रब रखा।